तो दोस्तों देख सकते हैं। अभी मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। जो है कि ये है इन्वायरमेंट। आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं इन्वायरमेंट जो है कि नाइन्थ रिवीजन एडिशन जो है कि ये हिंदी माध्यम का शंकर आईएएस का जो है कि सबसे बेस्ट जो है कि बुक है इन्वायरमेंट वाला। ठीक है। तो ये जो है कि अब आपको जो है कि इसका पूरा सीरीज मैं पढ़ाऊँगा और आप जो है कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और सीरीज में कंप्लीट करें, क्योंकि ये जो है कि शंकर आईएएस का इन्वायरमेंट बहुत फेमस है और जो है कि जल्दी मिलता भी नहीं है कहीं। मेरे पास है, मैं मुखर्जी नगर से लिया हूँ, ख़रीदा हूँ। तो आपको जो है कि इसके बारे में पूरा पढ़ा सकता हूँ। पूरा जो जो है इसमें पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज, और प्लेलिस्ट बना के पढ़ाऊँगा। आप पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको जो है कि कंप्लीट हो जाएगा आपका। और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में भी इजी होए। ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं ये जो है कि ये फर्स्ट चैप्टर जो है कि देख सकते हैं ये फर्स्ट चैप्टर जो है पारिस्थितिकी तंत्र। भाग फर्स्ट जो है कि देख सकते हैं ये भाग फर्स्ट है जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। ठीक। और फर्स्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, और सेकंड चैप्टर है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और थर्ड चैप्टर है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और फोर्थ चैप्टर है वातावरण प्रदूषण, और फाइव चैप्टर है पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ठीक है। तो दोस्तों ये अभी नीचे करता हूँ इसको। और ये देख सकते हैं भाग टू में जो है कि भाग टू में जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता है। और सिक्स नंबर चैप्टर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है कि सारे ये चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेके रख लीजिए, और सारे के चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, कराऊँगा, सारा प्लेलिस्ट बनाऊँगा आप। और अच्छे तरीके से आप देखिएगा इसको। ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक, यही है सब। भाग फोर में ये है, देख सकते हैं कृषि और विभिन्न संगठन। ठीक है। तो इसको नीचे ले जाता हूँ मैं, देख सकते हैं ये। और ये 24 चैप्टर हैं, कुल मिला के 24 चैप्टर हैं। और 24वां नंबर चैप्टर का नाम है पर्यावरण के मुद्दे और स्वास्थ्य प्रभाव। ठीक है। तो मैं सब पढ़ाऊँगा। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ भाग फर्स्ट से। भाग फर्स्ट में पहला लेसन जो है कि पार्ट फर्स्ट है, जो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक। तो आपको जो है कि बताता हूँ मैं, ये इरेज कर देता हूँ। ठीक। तो आप देखिए जो है कि अभी समय बज रहा है दोस्तों 2, रात के 2 हो रहे हैं। एक्चुअली में हम क्लास ही कर रहे थे, तो सोचा इसको रिवीजन करें, तो इसको डाल देता हूँ मैं। पहला है, देख सकते हैं पारिस्थितिकी। ठीक। और भाग फर्स्ट है। इसमें लिखा क्या है देख सकते हैं, आपको मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ पूरा अच्छे तरीके से। हाँ, जीवित, देख सकते हैं जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है कि याद करने योग्य है। जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है टॉपिक वैदिक काल के। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शंकर आईएएस देता है, जो है कि जो काम आए आपको एग्ज़ाम्स में, फालतू टॉपिक्स नहीं देता है। देख सकते हैं सेकेंड टॉपिक्स क्या है। वैदिक काल के शास्त्रीय वैदिक काल के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे वेद, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद आदि में पारिस्थितिकी अवधारणाओं के कई संदर्भ हैं। देख सकते हैं जैसे वेद थे, हमारे शास्त्रीय ग्रंथ थे, उसमें कई चीज़ें इन्वायरमेंट से लेकर के जुड़ी हुई बहुत चीज़ें उसके संदर्भ में लिखी गई हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ पे। ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पेन का नीब हम छोटा कर लेते हैं। और
ठीक। तो ये आपको जो है कि थर्ड नंबर है टॉपिक इसका जो है, चिकित्सा के लिए भारतीय ग्रंथ चरक संहिता। ठीक है, चिकित्सा में जो सबसे जो है कि भारतीय ग्रंथों में जो सबसे फेमस है चरक है दोस्तों, आपको पता होगा। चरक संहिता जो है तो सबसे फेमस है चरक संहिता दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि देखिए हाईलाइटेड भी है ये, और मैं इसको खुद ब खुद हाईलाइट भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और देखिए चरक संहिता और शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता भी है एक और। ठीक है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ, ताकि आप जो है कि अच्छे तरीके से इसको आप दिमाग में बैठा सकें। ठीक, हाँ देख सकते हैं सुश्रुत संहिता। और जो है कि फोर्थ नंबर टॉपिक है आवास और आवास। आवास और आवास के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, मिट्टी, जलवायु और वनस्पति की प्रकृति के संदर्भ में भूमि और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पौधों का वर्णन है। ठीक है, का वर्णन जो है कि इसमें है। और ये देख सकते हैं ये टॉपिक चरक संहिता में ऐसी जानकारी शामिल है जहां वायु, भूमि, जल और ऋतुएं जीवन के लिए अपरिहार्य थी, और प्रदूषित वायु और जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। और लास्ट टॉपिक जो है दोस्तों, पर्यावरण को जीवित निर्जीव घटकों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। एक जीव के आसपास, एक जीव के आसपास के प्रभाव और घटनाएं पर्यावरण को दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको जो है कि आप याद करते चलिए और नोट बनाते चलिए, अपना नोट्स बनाते चलिए इम्पोर्टेंट इसमें ले लेके, ताकि आपको जो है कि मतलब ये इन्वायरमेंट में काम आए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पर्यावरण के घटक। ठीक, अजैविक ऊर्जा फर्स्ट है टॉपिक। अजैविक ऊर्जा, विकिरण, तापमान, जल इत्यादि पर्यावरण के घटक है दोस्तों ये सब। जैविक में पौधे, जानवर, मनुष्य एवं अपघटक आदि जैविक में आते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं से मनुष्य को कैंसर हो सकता है, और यह अदह जो दहनशील ना हो। देखते हैं एस्बेस्टोस जो है कि यह जो दहनशील ना हो। आर्सेनिक और सरसों के गैसों के समान ही घातक की श्रेणी है। और ये टॉपिक देख सकते हैं, यदि समुद्र मछली को ताज़े पानी के वातावरण में स्थानांतरित किया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। आप इसका मतलब समझे, आप देख सकते क्या लिख रहा है, समुद्र मछली को ताज़े पानी के वातावरण में स्थानांतरित किया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मछली को, समुद्री मछली को जो है कि अगर इधर से ये ताज़े पानी में जो है कि के वातावरण में स्थानांतरित किया जाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। और पारिस्थितिकी के संगठन के 6 प्रमुख स्तर हैं। पहला स्तर व्यक्ति, और व्यक्ति में व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने या कार्य को धारणा रखने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये अपने आप में जो है कि कितना अच्छा टॉपिक जो है कि बोला गया है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य को धारण करने की क्षमता रखता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बारे में घुमा के यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आप चलते हैं नेक्स्ट। और देख सकते हैं जनसंख्या जीवों का एक समूह है जो आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं तथा जो एक विशिष्ट समय के दौरान किसी परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या का मतलब समझ गए आप
कि आपका जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है कहीं ना कहीं रहने के लिए ज़मीन आप ढूंढेंगे, तो उस ज़मीन पे कब्जा करेंगे किसी तरीके से, पैसे दे के या फिर कैसे भी करके कब्जा करके अपना आप रहने की कोशिश करेंगे। वही यहाँ परिभाषित कर रहा है। तीसरा समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय ज़्यादातर उदाहरणों में समुदायों का नाम प्रमुख पौधे के रूप प्रजाति के नाम पर रखा गया है। एक समुदाय निश्चित या कठोर नहीं है। समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं। मतलब समुदाय समझ सकते हैं आप, जो है कि जिसे बोलते हैं कि आप जो है कि हिंदू समुदाय से आते हैं, तो दोस्तों समुदाय आप समझ सकते हैं एक जाति जैसे होती है, समुदाय के नाम पे होती है। कोई जाति में कम लोग रहते हैं, कोई जाति में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके हिसाब से समुदाय होता है। ठीक, समुदाय के प्रकार क्या होते हैं? सापेक्ष स्वतंत्रता के आधार के आकार और डिग्री के आधार पर समुदाय को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रमुख समुदाय। ये बड़े आकार के, सुव्यवस्थित और अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। वे बाहर से केवल सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं और असत्र समुदायों के इनपुट और आउटपुट से स्वतंत्र तो होते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका देखिए, उत्तर पूर्व में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और सेकंड नंबर देख सकते हैं मामूली समुदाय, मिरर कम्युनिटीज़ देख सकते हैं। तो ये पड़ोसी समुदायों पर निर्भर है और इन्हें अक्सर समाज कहा जाता है। वे एक प्रमुख समुदाय के भीतर द्वितीय एकीकरण है और इसलिए पूरी तरह से स्वतंत्र इकाइयाँ नहीं है। जहाँ तक ऊर्जा और पोषक तत्वों की गतिशीलता का संबंध है, उदाहरण घूबर के पेड़ पर लीचेन की एक चटाई। तो पर्यावरण आगे देखते हैं, पर्यावरण कारक समुदाय की विशेषता के साथ साथ समुदाय में सदस्य के संगठन के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं। समुदाय के विशेष स्वरूप को संरचना कहा जाता है, जो विभिन्न आबादी द्वारा निभाई गई भूमिकाओं उनकी सीमा जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उस समुदाय में प्रजाति की विविधता और उनके बीच बातचीत का वर्णन स्पेक्ट्रम के रूप में प्रचलित होता है। फर्स्ट देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। दोनों के बीच बातचीत या तालमेल, इंटरेक्शन जो उसको बोलते हैं, और आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग मटेरियल का कार्य। इसमें पौधे, पेड़, जानवर, मछली, पक्षी, सूक्ष्मजीव, पानी, मिट्टी और लोग शामिल हैं। जब एक पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है अर्थात टिकाऊ, तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और अपने आप को पुनः उत्पन्न करने की सक्षम होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को निर्जीव के अजैविक और सजीव के जैविक घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण दोनों के घटक समान हैं। अजैविक अवयव विश्व के कार्बनिक और निर्जीव भाग मिट्टी, पानी, हवा और प्रकाश ऊर्जा आदि निहित होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक, इसमें बड़ी संख्या में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जैसे रसायन शामिल हैं और ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग, जलवायु और मौसम की स्थिति सहित भौतिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं।
अजैविक कारक सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, अजैविक कारक सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। अजैविक कारक सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके वातावरण में जीव कहाँ और कितनी अच्छी तरह मौजूद हैं। हालांकि ये कारक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। एक एकल कारक एक जीव की सीमा को सीमित या निर्धारित कर सकता है। पहला, ऊर्जा। जीवन के रखरखाव के लिए सूर्य की ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा पर्यावरण में जीवों के वितरण को निर्धारित करती है। वर्षा। तापमान। तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है जो जीवों के अस्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। जीव तापमान और आर्द्रता की केवल एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। इसी जो वायुमंडल, यह 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अक्रिय गैसों जैसे 0.93% आर्गन, नियॉन आदि से बना है। वायुमंडल जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो वायुमंडल है आपका, दोस्तों ये वायुमंडल है। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अक्रिय गैसों जैसे 0.93% आर्गन, नियॉन आदि से बना हुआ है। इसका आधार, भूमि पूर्णतया मिट्टी से ढकी है और इसमें कई प्रकार के रोगाणु, प्रोटोजोआ, कवक और छोटे जानवर अकशेरुकी फले फूले हैं। पदार्थ, मटेरियल, ठीक है। कार्बनिक मिश्रण, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं देख सकते हैं। फर्स्ट, कार्बनिक मिश्रण जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हास्य पदार्थ कार्बनिक यौगिक और अपघटन से बनते हैं, ठीक। और दूसरा, अकार्बनिक मिश्रण, किसी भी जीव, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, अकार्बनिक मिश्रण पूछा जा चुका है। किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सल्फर, नाइट्रेट्स, फास्फेट और विभिन्न धातुओं के आयन आवश्यक हैं। समझ गया, ठीक। और अक्षांश और ऊंचाई, ठीक है। किसी भी क्षेत्र को तापमान पर अक्षांश का एक मजबूत प्रभाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे कि ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक जैव क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। समुद्र तल से लेकर उच्चतम बिंदु तक जंगली जीवन ऊंचाई से प्रभावित होता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा ठंडी और शुष्क होती जाती है, तदनुसार जंगली जीवन प्रभावित होता है। ऊंचाई बढ़ने पर जंगली जीवन घटता है, ठीक। जितना ऊंचा जाएगा जंगली जीवन घटेगा। जैविक घटकों में सजीव जीव शामिल है जिनमें पौधे, जानवर और रोगाणु शामिल हैं, और उत्पादक और उपभोक्ताओं को उनकी कार्यक्रम विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। स्वपोषी, आत्मपोषक प्राथमिक उत्पादक मूल रूप से हरे पौधे,
बैक्टीरिया और शैवाल हैं, जो वे अपने लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक कच्चे माल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और अन्य गैर उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पाद मूल रूप से शाकाहारी और लकड़ी के पौधे होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों में सूक्ष्मदर्शी शैवालों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। उपभोक्ता विषम विषम पोषणजों जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स और प्रोटोट्रोफ्स। देख सकते हैं अन्य पौषणिक उपभोक्ता अपने स्वयं के भोजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन करने में असमर्थ हैं। वे पौधों जानवरों या दोनों प्राप्त जैविक भोजनों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं को दो व्यापक समूहों में विभाजित किया गया है। बहु उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर्स वे पौधे या जानवरों से या दोनों को भोजन करते हैं और उनके खाद्य स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है जो मुख्य रूप से पौधों का सेवन करते हैं, उदाहरण गाय या खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग कहते हैं, उदाहरण भेड़िया। मांसाहारी जो द्वितीय उपभोक्ता का उपभोग करते हैं वे तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, उदाहरण शेर। सर्वाहारी ऐसे जीव जो पौधे और जानवर दोनों को सेवन कहते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ वो क्या होते हैं। वो होते हैं मनुष्य, जो पौधे और जीव दोनों को जो है कि भक्षण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग भक्षण करते हैं, वो होते हैं मनुष्य। ठीक है। और लघु उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर्स। लघु उपभोक्ता मात्र पोषित अपघटक या ओस्मोटास्प ये वे बैक्टीरिया हैं और कवक हैं जो पौधे और पशु के मात्र कार्बनिक पदार्थों के टुकड़े को विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अपघटन के उत्पाद जैसे अकार्बनिक पोषक तत्व जो पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किया जाते हैं उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं। केचुआ और कुछ मिट्टी के जीव जैसे सूक्ष्म कृमि छोटे जीव और आर्थ्रोपोड डेट्राइट्स फीडर होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, नाम सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं और इन्हें अपघटक कहा जाता है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। वर्गीकरण स्थलीय जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। जलीय शुद्ध जल, खारा जल, समुद्री जल। संक्रमिका इकोटोन। संक्रमिका ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र या परिसीमा जिसमें दो या अधिक परितंत्रों का संगम होता है, उदाहरण के लिए सदाबहार वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संक्रमिका। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब ये लाइन में डाल रहा हूँ, जैसे कि आपको जो है कि अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, इससे पहले ही जब ला रहा हूँ तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। संक्रमिका की विशेषताएं: यह बहुत संकीर्ण या काफ़ी चौड़ा हो सकता है। यह असत्र पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए मध्यवर्ती है, इसलिए यह तनाव एक क्षेत्र है। यह रैखिक है क्योंकि यह आने वाले समुदायों में एक प्रजाति की संरचना में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है तो दूसरे निकटवर्ती समुदायों की प्रजातियों में कमी होती है। एक अच्छी तरह से विकसित पारिस्थितिकी में कुछ जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। कभी कभी किसी भी समुदाय की तुलना में प्रजातियों की संख्या और कुछ प्रजातियों की जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती है, तब इसे किनारे का प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए जंगल और रेगिस्तान के बीच में संक्रमित एक मिश्रण निवास स्थान में पंछियों का घनत्व अधिक है। अगला, आला। सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारणों का वर्णन जो एक जाति को जीवित रहने, स्वस्थ रखने और जन्म में सहायक है। कोई भी दो प्रजातियां एक जैसी नहीं होती हैं। जीवों के संरक्षण में आला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आला मतलब नीचे देख सकते हैं यहाँ NICHE, नीचे इसका जो नाम लिखा है। आला के प्रकार: निवास स्थान, जहाँ यह रहता है। दूसरा, खाद्य आला, क्या खाती है, यह विघटित करती है और किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। प्रजनन। तीसरा, प्रजनन आला, कैसे और कब यह प्रजनन करता है। चौथा, भौतिक और रासायनिक आला, तापमान, भूमि का प्रकार, भूमि का ढलना, आर्द्रता और अन्य आवश्यकता। जैव क्षेत्र: जीवमंडल के स्थलीकरण भाग को विशाल क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जिसे जैव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको जलवायु, वनस्पति, पशु जीवन और सामान्य मिट्टी के प्रकार के द्वारा अलग किया जाता है। कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक तापमान और वर्षा होती है। टुंड्रा नाम सुने होंगे आप, TUNDRA। टुंड्रा बर्फीले ध्रुवों से सटे उत्तरी अधिकांश क्षेत्रों। टुंड्रा जैव क्षेत्र के दक्षिणी भाग में जमी हुई झाड़ियों को छोड़कर पेड़ पौधे से रहित भूमि। वनस्पतियों में लीचेन, कई और सेज शामिल है। विशिष्ट जानवर: बारहसिंगा, आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, बर्फीला उल्लू, लेमिंग। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि थोड़ा, अब क्या ही बताएं आपको। बर्फीला आलू नहीं, बर्फीला उल्लू। बस दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका। बर्फीला आलू। आर्कटिक खरगोश पिट मेर्डन है। सरीसृप और उभयचर लगभग अनुपस्थित हैं, मतलब यहाँ पे सांप वगैरह नहीं है। टैगा: उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। टुंड्रा की तुलना में मध्यम तापमान। इसे बोरियल जंगल के रूप में भी जाना जाता है। सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति शंकुधारी सदाबहार होती है, जिसमें ज़्यादातर चीड़ और फर होते हैं। जीवों में छोटे बीज खाने वाले पक्षी, बाज, कर वाले मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, व्यूलवीर भेड़ी आदि होते हैं।
तीसरा समशीतोष्ण पर्णपाती वन मध्य और दक्षिणी यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान, न्यूजीलैंड आदि एक विस्तृत है। औसत माध्यम तापमान में प्रचुर मात्रा में वर्षा, ये आमतौर पर पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पाद वाला कृषि क्षेत्र है। वनस्पतियों के बीच ओक, मेपल और चेरी जैसे वृक्ष शामिल हैं। जानवर अधिकांश कशेरुक और अकशेरुकी हैं। चौथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जनजीवन से बंधा हुआ है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी की सतह का लगभग 7% और दुनिया के 40% पौधे और पशु प्रजातियों को आच्छादित करता है। उष्णकटिबंधीय वन दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष की प्रजातियां बहुतायत में हैं। अधिकांश जानवर और द्वितीय पौधे एक एपीफाइट एक जैसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे पर हानि रहित रूप में बढ़ता है। मंडप या पेड़ के शीघ्र क्षेत्रों में केंद्रित रहता है। पांचवा सवाना दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सवाना अफ्रीका में सबसे अधिक विस्तृत रूप में फैला हुआ है। सवाना आप सुने होंगे। सवाना घास का एक बिखरे पेड़ और तुरंत आग लगने वाली कांटेदार झाड़ियाँ, जीवों में मृगों और ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र नहीं दोस्तों, ब्राउज़र एक महान विविधता शामिल है, जैसे मृग, भैंसों नहीं दोस्तों, भैंसों, जेबरा, हाथी और गोंडा दोस्तों जंक्शन है। गोंडा जंक्शन है, गेंडा हो गई दोस्तों, गेंडा। मांसाहारी शेर, चीता, लकड़बग्घा, नेवला और कई मूसक मतलब समझ सकते हो दोस्तों क्या होता है? मूस नाम सुने दोस्तों? मूस किसको बोलते हैं? चूहा को। चूहा बोले तो रैट। भाई बहुत कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, लेकिन बताएंगे नहीं। घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन। अभी यूक्रेन हाल ही में जो है कि लेटेस्ट में है, इसको पढ़ते रहिएगा। यूक्रेन हाँ, उत्तरी अमेरिका, यूक्रेन आदि क्षेत्रों में घास से घिरा हुआ है। कम वर्षा के साथ समशीतोष्ण स्थिति वनस्पति पर घास हावी है। जीवों में बिसन, मृग, मवेशी, मूसक, प्रेयरी कुत्ते, भेड़िए जैसे बड़े शाकाहारी हैं और घोंसले के शिकार पक्षियों का एक समृद्ध और विविध प्रकार। रेगिस्तान में अंतर्महाद्वीपीय कम आर्द्रता के साथ छिटपुट और बहुत कम वर्षा के साथ दिन बहुत गर्म लेकिन रातें ठंडी होती हैं। वनस्पति सूखी कटीली वनस्पति जैसे कैक्टस, यूफोरबियस, सेजवृक्ष है। जीवांत सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी। जलीय क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों। जलीय क्षेत्र जलीय प्रणालियों को जैव क्षेत्र नहीं कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई? विभिन्न जलीय क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतर लवणता, पानी में पोषक तत्वों का स्तर, पानी का तापमान, सूरज की रोशनी की गहराई मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, गहराई। ताजे जल पारिस्थितिकी तंत्र, कोलेटिक
गतिमान जल या लेंटिक स्थिर या स्थिर पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मुहाना, मुहाना समझ सकते हैं ना दोस्तों, मुहाना नहीं बोलते दोस्तों, मुहानी, मुहानी मतलब समझ सकते हो ना, मुहानी पे मारे दोस्तों, समझ सकते हैं आगे। तटीय खाड़ी नदी का मुहाना और ज्वार के दलदल, दलदल बहुत दलदल है दोस्तों, ज़िंदगी में दलदल मुहाने का निर्माण करते हैं। मुहाने में नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के पानी से मिलता है और दोनों ज्वार की क्रिया द्वारा मिश्रित होते हैं। आसन्न नदी या समंदर की तुलना में मुहाने अत्यधिक उत्पादन होते हैं। जीव मंडल में आते हैं। पृथ्वी का एक हिस्सा जहाँ जीवन मौजूद हो सकता है। वायुमंडल, जलमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल भूमि से युक्त एक से अत्यधिक एकीकरण और परस्पर क्रिया क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र की सतह के नीचे 200 मीटर 660 फुट और समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर 20,000 फीट के बीच जीवमंडल में जीवन की प्रचुर मात्रा में है, जीवन प्रचुर मात्रा में है। और दोस्तों देख सकते हैं उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर अंतिम जीवन अनुपस्थित है। ओके, उत्तर दक्षिण ध्रुवों के अंतिम पर जीवन अनुपस्थित है। जीवित जीवों को पूरे जीवमंडल के समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा के सभी चयापचय, क्या क्या है वर्ड दोस्तों, याद करते करते आपकी क्या बताएं, गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मूल बल है। उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा पौष्टिकता स्तरों के माध्यम से बहती है। उत्पादकों से बाद की पौष्टिक स्तरों तक प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर अनुपयोगी गर्मी के रूप में कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है। पौष्टिक स्तर सहभागिता के प्रकार। पौष्टिक स्तर की सहभागिता में 3 प्रकार की अवधारणाएं शामिल हैं। पहला खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य जाल, तीसरा पारिस्थितिकी स्तंभ। पहला खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक उत्पादक के साथ शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारी के साथ समाप्त होती है। खाया और खाया जाने का क्रम ऊर्जा के स्थानांतरण का उत्पादन करता है और इसे हम खाद्य श्रृंखला के रूप में जानते हैं। चराई ग्रेजिंग। खाद्य श्रृंखला जो उपभोक्ता पौधे के हिस्से को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और खाद्य श्रृंखला शुरू करते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं। इस खाद्य श्रृंखला आधार हरे पेड़ पौधे से शुरू होती है और इसके प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास को तलचट्टे के द्वारा खाया जाता है, जिसे छिपकली द्वारा खाया जाता है, और छिपकली को सांप द्वारा खाया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप पलवक, दोस्तों नींद आ रही थोड़ी थोड़ी क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं।
पलवक प्राथमिक उत्पादकों को जू प्लैंकटन द्वारा खाया जाता है, जो मछलियों द्वारा खाया जाता है, और मछलियों को बत्तख के द्वारा खाया जाता है। आप समझ सकते हैं, बता रहा है खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला जानवरों और पौधे के शरीर को मृत कार्बनिक पदार्थ के क्षय करने की शुरू होती है, और इन क्षय पदार्थों को खाने वाले जीव अपरदाही या अपघटक कहलाते हैं। कूड़े, केंचुआ, मुर्गा, बाज। ठीक। अपरदी खाद्य श्रृंखला। इन दो खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर पहले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। खाद्य जाल। एक खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के सर्वसंभावित स्थानांतरण को बताता है, जबकि एक खाद्य श्रृंखला भोजन के केवल एक मार्ग के बारे में बताती है। पारिस्थितिकी स्तंभ। आरेखीय रूप से व्यक्त किए गए पौष्टिकता स्तर के चरणों को पारिस्थितिकी स्तंभ कहा जाता है। खाद्य उत्पादक स्तंभ का आधार बनता है और शीर्ष मांसाहारी शीर्ष बनता है, और अन्य उपभोक्ता पौष्टिक के स्तर के बीच में है। स्तंभ में कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं जो विशिष्ट पौष्टिकता स्तरों को दर्शाती हैं, जो प्राथमिकता उत्पादक स्तर से क्रमिक रूप में शाकाहारी मांसाहारी माध्यम से व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक पट्टी की लंबाई एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। पारिस्थितिकी स्तंभ के प्रकार। पारिस्थितिकी स्तंभ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला संख्यात्मक संख्याओं का स्तंभ, दूसरा जैवभार का स्तंभ, और तीसरा ऊर्जा का उत्पादकता का स्तंभ। पहला लेते हैं संख्याओं का स्तंभ। यह प्राथमिक उत्पादों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के बीच स्तंभ के मध्य से संबंधित है। आकार और जैवभार आधार पर संख्याओं का स्तंभ हमेशा सीधे नहीं हो सकता, और यह पूरी तरह उल्टा भी नहीं हो सकता। और अब ये संख्याओं का स्तंभ सीधा। इस स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या निचले पौष्टिक स्तर से घटकर उच्च पौष्टिक स्तर तक हो जाती है। इस प्रकार का स्तंभ घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जा सकता है। संख्याओं का स्तंभ उल्टा। इस स्तंभ में व्यक्तियों की संख्या निचले पौष्टिक स्तर से बढ़कर उच्च पौष्टिक स्तर तक पहुंच जाती है। एक जंगल में गिनती के लिए बड़े उत्पादकों की एक छोटी संख्या होगी। उदाहरण बड़े पेड़ों की संख्या में कुछ कम स्तंभ के आधार को प्रतिनिधित्व करेगा, और आश्रित शाकाहारी जीव उदाहरण पक्षी अगले उच्च पौष्टिक स्तर का, जिसका अनुपालन अगले स्तर के परजीवों के द्वारा किया जाएगा। उच्च पौष्टिक स्तर पर होने वाली हाइपर परजीवी संख्या में उच्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याओं का स्तंभ इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक पौष्टिकता स्तर में गिने जाने वाले जीवों का आकार अलग अलग हो सकता है। संख्या का स्तंभ एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पौष्टिक संरचना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है। जैवभार का स्तंभ। इस स्तंभ में प्रत्येक पौष्टिकता के स्तर के व्यक्तियों को गिना जाने के बजाय तौला जाता है। यह हमें जैवभार का एक स्तंभ देता है, अर्थात किसी विशेष समय में प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर सभी जीवों का कुल सूखा वजन जैवभार को
GM2 में नापा जाता है। पहला ऊर्ध्व स्तंभ भूमि पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जैवभार का स्तंभ शीर्ष पर छोटे पौष्टिक स्तर के साथ प्राथमिक उत्पादकों का एक बड़ा आधार है। बी उल्टे स्तंभ कई जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जैवभार के स्तंभ एक उल्टे रूपों में मान सकते हैं। और दोस्तों ये रहा ऊर्जा का स्तंभ, ये ऊर्जा का स्तंभ तीसरा दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में उसको कवर करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, ये काफ़ी है इतना भी। ठीक है, आशा करते हैं आप नोट किए होंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना ही रहने देते हैं।